अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर रफ़त सिराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ, और ये इसकी 12वीं एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि झूमर और बारी अलग ही सिचुएशन में फंस गए हैं। बहुत अजीब सी सिचुएशन है, पता नहीं उनका क्या होने वाला है। और रोशी जो है वो अपने कराची के ट्रिप से वापस आ चुकी है, लेकिन पीछे से आ गए हैं बाबा साहब। देखते हैं कि उनका क्या बनता है और नावल को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। और नावल कंटिन्यू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपका हर अमल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी, खान सामा अपने काम के मकाम की तरफ बढ़ गया। वो बड़ी तेज़ी से यावर अली ख़ान के बेडरूम की सिमत आई और दरवाज़े पर दस्तक दी। यस, यावर अली ख़ान की भारी आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गई। पापा, आपको कुछ पता है? बाबा साहेब आए हुए हैं। अगर वो आपको कुछ कहें तो कह दीजिएगा कि रोशी ने ज़िद की थी, मगर पहले मालूम कर लीजिएगा उन्हें हमारे कराची जाने के बारे में पता भी है या नहीं। हो सकता है उन्हें पता ही ना हो। और पापा, ये बात भी तो काबिल गौर की है कि बारी को कैसे पता चला कि हम कराची गए हुए हैं। उसने मुझे वहाँ फ़ोन किया था। सिर्फ यही नहीं कि उसे पता है, बल्कि नईम लोग को भी पता है। उन्हें कैसे पता चला? बल्कि उन्हें तो ये भी पता है कि नाना जान की डेथ हो गई है। उन्हें किसने खबर दी? हैरत की बात है, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल ट्रिप था। और हाँ, यावर अली ख़ान ने हाथ उठाकर उसे खामोश होने का इशारा किया। उसे जैसे ब्रेक लग गई। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ माई ओन हेडेक। वो गालिबन गुस्ल के इरादे से वार्डरोब से कपड़े निकाल रहे थे। मगर पप्पा, बाबा साहब, मैंने कहा ना, कोई परेशानी की बात नहीं है। जब मसाइल हल करने के लिए वालिदैन मौजूद हो तो बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने नरमी से उसे समझाया। थैंक्स, मगर आप वालिदैन ना कहा करें, सिर्फ वालिद ही कहा करें। मुझे रोना आ जाता है। हमें क्या पता वालदा क्या होती है, उसने रूहान सी आवाज़ में कहा और बाहर आ गई। उसका रुख फिर किचन की जानिब था, मगर इस मर्तबा चाल में वो पहला सा ज़ौक़ और शौक़ नहीं झलक रहा था। मगरिब का वक्त हो रहा था और वो भार-नुमा बावर्ची खाने में लालटेन जलाने की कोशिश कर रहा था। झूमर की दिलदोज़ा चीख पर लालटेन की चिमनी उसके हाथ से छूटकर किरची किरची हो गई। वो तेज़ी से अपने रहायशी कमरे की तरफ आया, जहाँ गुलबाज की ताकतवर टॉर्च रखी हुई थी। टॉर्च उठाकर वो हॉल कमरे में 1 मिनट की ताख़ीर किए बगैर पहुँचा था। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे में चारों तरफ फेंकी। झूमर वहाँ मौजूद नहीं थी। माँ, उसने महसूस किया कुत्तों की भौंकने में कोई ख़ास बात है। उसका माथा ठनका। वो बैरूनी अहाते की तरफ लपका, मगर राहदारी में ही उसे रुकना पड़ा। झूमर चारों शाने चित ऐन दरमियान में बेहोश पड़ी थी। जान जलकर खाक हो गई, फिर बेहोश। वो उसके नज़दीक फर्श पर बैठ गया। चीखी क्यों थी और बेहोश क्यों हो गई? अब ये सवाल जहन में गर्दिश कर रहा था। साथ ही वो टॉर्च की रोशनी से जायज़ा भी ले रहा था, मगर बज़ाहिर कोई वजह दिखाई नहीं दे रही थी। उसने बादल नखास्ता उसकी नब्ज़ चेक की और जैसे बिजली के नंगे तारों को छू लिया। उसकी कलाई से खून रिस रहा था। उसने कलाई पर रोशनी फेंकी। कलाई खून से सुर्ख थी। खुदकशी, यही ख्याल उसके जहन में आया और उसके साथ ही पिछला एक एक वाक़या उसके जहन में मऊ हो गया। उसने टॉर्च एक तरफ रखकर बस अपने बाजू में उठाया। दुख और हमदर्दी से उसके दिल की अजीब हालत थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वो एहतियात से उसे हॉल कमरे की तरफ लाया और तख्त पर लेटा दिया और दरीचों से छलकते हल्के से उजाले में उसके कलाई पर अपना रुमाल बांध दिया। कदरे मायूस और अफसोस की हालत में पानी लेने अंदरूनी अहाते में आया। बावर्ची खाने से गिलास लिया, जिसकी हालत बहुत बेहतर हो चुकी थी, जो सरासर झूमर के जोरे बाजू का नतीजा था। हैंड पंप से एक झटके से गिलास भरा और हॉल कमरे की तरफ वापस आ गया और उसके मुँह पर छींटे मारने शुरू कर दिए। और उसकी हैरत की इंतहा न रही जब थोड़ी देर में झूमर ने आँख खोल दी। बड़ी दबंग बनती हैं, बस इतना ही हौसला है। जब कलाई काट ही ली थी तो चीख मारने की क्या ज़रूरत थी? खामोशी से मर जाती। जब मर्जी से मरते तो चीखते नहीं हैं। उसने गिलास वहीं उसके करीब रख दिया और वापसी के इरादे से पलटा। बारी, झूमर ने जैसे सिसकी भरी। फरमाइए, वो बेगार पलटे तड़क कर बोला। बारी, मैं मर रही हूँ। उसकी आवाज़ भरा रही थी। मैं क्या कर सकता हूँ? मर्ज़ी है आपकी। वैसे भी ऐसी मुसीबत भरी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? न जाने इतनी संग दिली उसमें कहाँ से आ गई थी। उसने कदम बढ़ा दिए। बारी, क्या वो काला कुत्ता पागल है? वो सिसक रही थी, करहा रही थी। आपसे मतलब? वो हुनूस्ती के अंदाज में पूछ रहा था। रोशी ठीक कहती है, हवेली के आसेब हो तुम, इंसान नहीं हो। वो फूट फूट कर रो दी। रोशी के जिक्र पर उसके दिल को कुछ हुआ। उसने पलट कर रोती हुई झूमर को देखा। मैं जो कुछ भी हूँ उससे आपको या रोशी बीबी को कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए। बारी, खून बहुत बह रहा है। वो बुरी तरह रो रही थी।
आपको कलाई के रग काटने से पहले मालूम नहीं था कि इस तरह की हरकत के बाद खून भी बहता है? वो जलकर पूछ रहा था। मैं काका जान को फ़ोन करने जा रहा हूँ नज़दीकी कस्बे में, फिर वो जाने और आप। खुदा के लिए मुझे तनहा छोड़ कर न जाओ। मैंने कलाई की रग नहीं काटी, कुत्ते ने काटा है, और एक जगह थोड़ी, देखो कितनी जगह ज़ख्म है। वो चीख कर बोली। बारी को चक्कर सा आ गया। ओह माय गॉड, ये नई मुसीबत। वो राहदारी से टॉर्च उठाने के ख्याल से आगे बढ़ा। बारी प्लीज़। आ रहा हूँ, होश ठिकाने रखिए। उसके लहजे में खासी तब्दीली आ गई। चंद लम्हों के बाद वो वापस आया। और कहाँ काटा है? उसने टॉर्च की रोशनी उसके वजूद पर डाली। झूमर उठकर बैठ गई और शलवार का पाइंचा ऊपर किया। पंडली भी ज़ख्मी थी। उसने पाइंचा और ऊपर खिसकाया। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से उठिए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। यहाँ तो सुर्ख मिर्च भी नहीं है। अमूमन कुत्ते के कांटे का फौरी इलाज यही होता है कि ज़ख्म पर सुर्ख मिर्च लगा दी जाए, फिर जहर नहीं फैलता। आसपास कोई घर भी नहीं है। जल्दी से बाहर आइए, मैं आ रहा हूँ। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, सर में धमाके हो रहे हैं। उसने बेबसी से सर थाम रखा था। मगर मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं ला सकता। उसने माजूरी जाहिर की। मुझे थोड़ा सा सहारा दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उस पर अभी तक गोया खौफ तारी था। आता हूँ अभी, उसने आहिस्तगी और कदरे नरमी से कहा और चाबी लेने अपने रिहायशी कमरे की तरफ आया। अंधेरा गहरा हो चुका था। वो टॉर्च की मदद से अपना काम कर रहा था। बिस्तर से चाबी उठाई, फिर हॉल कमरे में वापस आकर उल्टे हाथ में टॉर्च थामकर सीधा हाथ उसकी सिर बढ़ाया। उठिए। झूमर ने उसकी फैली हुई हथेली नज़रअंदाज करके उसका बाजू दबोचने के अंदाज में थाम लिया और पाँव तख्त से लटका कर बमुश्किल खड़ी हुई। वो लाताल्लुक अंदाज में कदम आगे बढ़ा रहा था। अपनी तरफ से सिर्फ अपने बाजू की हद तक वो उसकी मदद कर रहा था, बाकी सारा बोझ झूमर पर था। उसने तो अपना बाजू थामने की इजाज़त दी थी, गोया इस तरह दी थी जैसे एहसान सा कर रहा हो। झूमर खुद को संभालते हुए उसके कदम से कदम मिला रही थी। उसकी सीधी टांग पर तो कई ज़ख्म थे जिनकी वजह से चलते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मुश्किल उसको हाथे तक लाया। कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर उसे एहतियात से बिठाया और दरवाज़ा बंद करके फाटक खोलने गया। झूमर बेदम अंदाज में सीट पर लेट गई। बारी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो झूमर की सिसकारियाँ गाड़ी के अंदर माहौल को नाकाबिले बर्दाश्त बना रही थी। बारी ने चाबी घुमाकर कार की अंदरूनी लाइट ऑन कर दी और गाड़ी रिवर्स करना शुरू कर दिया। शायद कस्बे तक पहुँचते पहुँचते मैं ज़िंदा न रह सकूँ और रास्ते में ही मर जाऊँ, झूमर करा कर बोली। तो फिर जल्दी जल्दी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। मुझे आपसे कोई हमदर्दी महसूस नहीं हो रही है। मैं आपको पहले ही खबरदार कर चुका था कि कुत्ते बहुत खूंखार हैं। उसने खासे बेरहम लहजे में जवाब दिया। तुम खानों के कारिंदे हो, तुम में इंसानियत हो भी कैसी सकती है? झूमर ने कराते हुए जलता हुआ तीर छोड़ा। बारी ने निचला होठ दबाकर जैसे खुद पर जब्त किया। गाड़ी बाहर आई तो खुद भी गाड़ी से निकल आया। फाटक बंद किया, ताला लगाया, चाबियां बगल जेब में डालकर वापस गाड़ी तक आया और एक सरसरी नज़र पीछे लेटी झूमर पर डाली और ड्राइविंग सीट पर बैठकर खटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। बारी, झूमर ने सिसकारी भरी। जी, एक बात कहूँ? वो जैसे बहुत अजियत में बोल रही थी। बेहतर है ना कहें और खामोश रहें, बोलने से भी खून ज़्यादा बहता है, उसने तल्खी से जवाब दिया। झूमर शायद बात की गहराई समझ गई थी। एकदम चुप हो गई। गाड़ी नहायत वीरान और अंधेरे रास्तों से गुजर रही थी। खाना खाकर वो सो गई थी। नींद भी इस कदर टूट कर आई थी जैसे कई दिनों से सोई ना हो। मगरिब की अजानों के वक्त मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक देकर उसे जगाया था और वो क्लॉक पर नज़र पड़ते ही हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। इतनी देर हो गई, बाबा साहब क्या सोच रहे होंगे कि सलाम भी करने नहीं आई। बाप के पास आकर बदल गई है। वह जल्दी जल्दी वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी। मैरून रंग का सादा सूती सूट निकाल कर बाथरूम में घुस गई। वसूल में भी ज़्यादा देर नहीं लगाई, अलबत्ता तराशीदा बालों को संभालने सुखाने में थोड़ी देर ज़रूर लगे। फिर दुपट्टा उठाकर बाहर आ गई। अंधेरा फैल चुका था। सारे घर की लाइट्स ऑन थी। मुलाजमीन की मिली जुली आवाज़ें, फ़ोन की घंटियाँ, मालिक के क्वार्टर से आती BBC प्रोग्राम की आवाज़ें, ड्राइवर की बीवी के कोसने जो उसके बच्चों की शरारतों के साथ लाजिम व मुलजिम थे। अक्सर व बेशतर उसके क्वार्टर से नशर होते रहते थे। उसने माहौल पर तवज्जो दी तो बेसाख्ता मुस्कुरा दी और सीधा बाप के बेडरूम तक आई और दरवाज़ा आहिस्ता से थपथपाया। यस, यावर अली ख़ान की खुश्क आवाज़ आई। शायद उन्हें किसी मुलाजिम का गुमान हो। वो अंदर आ गई। यावर अली ख़ान रिमोट हाथ में लिए पोर्टेबल टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे। उस पर नज़र पड़ते ही उन्होंने टीवी बंद कर दिया। आओ बेटे, बहुत सोई? पता नहीं चला। वो शर्मिंदा सी हो गई। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं बाबा साहब को सलाम करने जा रही हूँ। अगर वो मुझसे पूछे कराची जाने के बारे में तो क्या कहना चाहिए मुझे? पता नहीं आपसे उनकी क्या बात हुई हो और मैं क्या कह बैठूँ। ठीक है ना पप्पा? यावर अली ख़ान बेसाख्ता मुस्कुराए।
रोशी इतनी समझदार हो गई, अंदाज़ा नहीं था। आप क्यों परेशान हैं बेटे, कोई जुर्म किया है आपने? जाइए सलाम कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। उन्होंने टीवी दोबारा ऑन कर दिया। आप मिल चुके हैं? रोशी जाते जाते फिर रुक गई। नाराज़ तो नहीं है? उसे जाने की वो डर सा लग रहा था। नहीं रोशी, वो सारी एहतियात इसलिए थी कि हमारी रवानगी में कोई मदाखलत ना हो। अब हम होकर आ चुके हैं, बस बात ख़त्म। थैंक्स पापा। उसके सर से बोझ सा हट गया। वो खासे पुरसुकून अंदाज में बाबा साहब के कमरे की तरफ आई और दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ। बाबा साहब की बारुआब आवाज़ उभरी। वो अंदर आ गई और हाथ पीछे करके साथ ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। उसने डरते डरते उनका चेहरा देखा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी बेटी? बाप के पास पहुंचते ही दादा को भूल गई। भाई हमें तुम बहुत याद आई। सच पूछो तो यहाँ आने का बहाना भी तुम हो। वो मुस्कुरा रहे थे। रोशी तो जैसे गिरते गिरते बची। मारे हैरत के उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैं भी आपको याद कर रही थी। उसे बस यही जुमला सूझा। आओ फिर हमारे पास बैठो। उन्होंने अपने बेड पर बैठने का इशारा किया। ये दूसरा जुमला था। वो बमुश्किल ताब ला सकी। इतने नज़दीक तो कोई भी नहीं बैठा। ना उन्होंने ये जुरात व मजाल किसी को दी थी और न किसी ने की थी। वो खड़ी दुपट्टा मरोड़ती रही। आओ बेटी। वो फिर मुखातिब हुए। वो हिचकिचाते हुए उनके नज़दीक चली आई और बेड के किनारे पर इस तरह टिक गई जैसे मौका मिलते ही भाग खड़ी होगी। सफ़र कैसा रहा? तुम्हारे नाना का सुनकर अफसोस हुआ और इस बात का ज़्यादा कि तुम एक बार भी अपने नाना से ना मिल सकी। उन्होंने उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा। एक बात कहूँ बाबा साहब, अगर आप इजाज़त दें, मगर मुझे डर है आप नाराज़ हो जाएंगे। उसने सोचते हुए कहा। तुम कहो, हम नाराज़ नहीं होंगे। उनका लहजा उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा था। अजीब से अंदेशे थे उनकी आवाज़ में। पेशानी की लकीरें गहरी हो गई थीं। आप चाहते तो मैं ज़िंदगी में कई बार अपने नाना से मिल सकती थी। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा था। बाबा साहब के सीने में से एक गहरा सांस खारिज हुआ। बेटी, हमारे चाहने ना चाहने की बात नहीं है। तुम्हारा बाप नहीं चाहता था। उन्होंने उसके सर पर आहिस्ता से हाथ फेरकर जवाब दिया। रोशी ने नज़रें उठाकर बाबा साहब का चेहरा देखा। उसे यह सोचकर शर्म आई कि बाबा साहब को भी झूठ बोलने की ज़रूरत पेश आ सकती है। कितने आराम से उन्होंने सारा वज़न उसके बाप पर रख दिया। अगर पापा नहीं चाहते थे तो फिर अब क्यों लेकर गए थे? फितरी सवाल जहन में आया। वो क्यों नहीं चाहते थे? उसके मुंह से सवाल फिसल ही गया। आखिर ज़िम्मेदार बेटों से ज़्यादा सवाल जवाब अच्छे नहीं लगते। हमने उनसे पूछा ही नहीं। बाबा साहब ने उसी अंदाज में जवाब दिया। तो फिर पूछिएगा कि पहले क्यों ना चाहा और अब क्यों चाहा। उसके अंदर की गर्मी फिर उठ कर आ गई। उसके एक एक सवाल दौड़ने भागने लगे। इस कदर ताबेदार है मेरे पापा अपने बाप की, और बाबा साहब उन्हें ये सिला दे रहे हैं। वो बाबा साहब के खातिर हो रही थी। खामोश क्यों हो गई? कोई बात करो बेटी। मैं कुछ सोच रही हूँ बाबा साहब। उसके लहजे में अजीब सी थकन उतर आई। माशाअल्लाह, बहुत लोग हैं तुम्हारी फ़िक्र करने वाले। ये तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं, तुम बस खुश रहा करो। अच्छे नंबरों में कामयाब हो गई तो तुम्हारे बाप को बेहद खुशी होगी। यावर को बहुत शौक है कि उसके बच्चे आला तालीम हासिल करें। बहरहाल, जहाँ हमने तुम्हारा रिश्ता किया है वहाँ तुम पढ़ने लिखने के सिलसिले में कोई पाबंदी नहीं होगी। शादी के बाद तुम कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना। नईम बहुत लायक और समझदार बच्चा है। वो तुम्हारी किसी शौक़ में रुकावट नहीं बनेगा। यूँ भी वो लोग हमारी बेहद इज़्ज़त करते हैं। हर बात में तुम्हारी खुशी का ख्याल रखेंगे। विलायत में जाकर पढ़ना चाहोगी तो वो तुम्हें वहाँ भी भेज देंगे। हम अलबत्ता तुम्हें यहाँ इतनी आज़ादी नहीं दे सकते। गैर शादीशुदा लड़की अपने घराने के बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। शादी के बाद औरत अपने मर्द की जिम्मेदारी होती है। फिर मर्द अपनी खुशी से उसे जितनी मर्ज़ी आज़ादी दे, पढ़ने की, काम करने की, मुलाजिमत की। तुम्हारी शादी हो जाएगी, हमारे और यावर के कांधों से वज़न उतर जाएगा और फिर तुम्हें अपना मन चाहा माहौल मिल जाएगा। हम अपने बच्चों के कितने ही नाज उठा लें, मगर उन्हें इस तरह की आज़ादी नहीं दे सकते जो आजकल के अक्सर घरानों में अपने बच्चों को दी हुई है। इसकी वजह बस यही है कि आम दौलतमंद घरानों के बच्चों और हुक्मरान घराने के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। शोहरत बदनामी में बदल जाए तो पुरखों की मेहनत एक घड़ी में ठिकाने लग सकती है। गद्दी पगड़ी इत्तेफाक से नहीं मिलती, इसके पीछे सदियों की मेहनत होती है। हमें एहसास है तुम पाबंद ज़िंदगी नहीं पसंद करती, इसलिए हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। हालांकि घर में तुमसे बड़ी बैठी हुई है। नईम का इंतखाब भी हमने सोच समझ कर किया है। वो आज का आज़ाद ख्याल लड़का है, मुल्क मुल्क घूमता है। शादी के बाद तुम्हें भी दुनिया की सैर कराएगा और हम ये सोच कर खुश होंगे कि हमारी बच्ची अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजार रही है। ठीक है ना?
उन्होंने फिर शफकत भरे अंदाज में उसके सर पर हाथ फेरा। बाबा साहब बोलते जा रहे थे। उसका जी चाह रहा था अपने बाल नोचने लगे। सांस बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी। उससे पेशतर वो कुछ बोलती, बाबा साहब फिर बोले, इल्मुद्दीन तारीख के लिए कह रहा था, मगर हमने उसे बता दिया है कि तुम्हारे नाना के चहलम तक ये मामला मुलतवी किया जाता है। ये ठीक है कि अब हमारा उनका ताल्लुक़ पहले वाला नहीं, मगर तुमसे, जवाद से तो उनका रिश्ता हमेशा का है। अब ये बताओ, हवेली कब चलोगी? उन्होंने अचानक मौजू बदल गया। अभी तो मूड नहीं है। उसका मूड बेहद ख़राब हो चुका था। लड़कियों को पता चला कि हम हरीपुर जा रहे हैं तो बड़ी दुल्हन के ज़रिए कहला भेजा कि तुम्हें साथ लेते आए। गुल्लो ने बहुत ताकीद की है। सफ़ेद भवों के नीचे चमकती हुई इनकी नीली आंखें रोशी के चेहरे पर टिक गई। एक ना एक दिन तो जाना ही है हवेली, जल्दी क्या है? अपने पापा के पास ही तो हूँ, वह हाथ मसलते हुए कह रही थी। मर्ज़ी है तुम्हारी, हमारे पास तुम्हारी बहनों का पैगाम था सो हमने पहुँचा दिया। वो सर झुकाए कुछ सोच रही थी। आप कितने दिन के लिए आएँ बाबा साहब? अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आएँ तो मैं आपके साथ चलूँगी। अगर जल्दी चाहेंगे तो मैं बाद में आ जाऊँगी। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा पापा के पास से जाने को। इतनी मुश्किल से ये दिन देखे हैं, न जाने क्यों आवाज़ भर आ गई। कोई बात नहीं बेटी, जब तक तुम्हारा जी चाहे रहो, हम तो सुबह चले जाएंगे। उन्होंने इसी तरह पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया जिसका मुजाहिरा वो शुरू से कर रहे थे। इतनी जल्दी? उसने चौंक कर सर उठाया। हाँ, मजबूरी है। उधर बारी भी नहीं है ना आजकल, और तुम्हारे बड़े अब्बा भी कराची गए हुए हैं, रात बैंकॉक जा रहे हैं। रोशी का दिल भड़क उठा। बारी कहाँ गया हुआ है? उसने अटकते हुए पूछ लिया। सराय गया हुआ है, खुदा मालूम उसे वहाँ कितने दिन लग जाए। वो खुद कलामी के अंदाज में गोया हुए। क्यों, वहाँ क्या हो गया? काका जान तो अकेले ही बहुत हैं। जब घर वाले उनसे इतने डरते हैं तो रियाया बेचारी। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मगर तुम्हें तो किसी से डर नहीं लगता क्या? तैमूर ने तुम्हें कभी डांटा? वो जाने क्यों बहुत संजीदगी से पूछने लगे थे। मैं उनके सामने ही नहीं जाती शुरू से। बड़ी अम्मी सब बच्चों को उनसे डराती थी। उसने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया। अच्छा, हमें इल्म नहीं, वो ऐसा क्यों करती रही हैं? हर इंसान का अपना अलग मिजाज होता है। तुम्हारे काका जान शुरू से घर से दूर रहे हैं, पहले बोर्डिंग, फिर हॉस्टल, फिर दूसरे मुल्क चले गए पढ़ने, इसलिए घर वालों के साथ न रह सके। मगर अपने स्टाइल से तो वो शिकारी ही लगते हैं, जो बंदूक ताने हुए निशाने पर देख रहा हो। वो पीके से अंदाज में मुस्कुरा पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा साहब उसके सर पर हाथ फेरे हुए इतनी आहिस्तगी से गोया हुए कि वो नज़दीक बैठने के बावजूद मुश्किल सुन सकी। क्या काका जान बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं? उसने जाने क्यों पूछा था। हाँ, उसे हमेशा से आला तालीम हासिल करने का शौक़ रहा है। दिलावर अली ख़ान ने आम से लहजे में जवाब दिया। क्या मेरे पापा से भी ज़्यादा क्वालिफाइड है? उसे उलझन सी हुई। वो तो समझती थी आसपास उसके पापा से ज़्यादा कोई तालीम याफ्ता नहीं। दोनों के तालीमी मैदान ज़रा मुख्तलिफ रहे हैं। यावर अली ख़ान का इल्मी सफ़र अभी भी जारी है। मुख्तलिफ कोर्सेस करने बाहर जाते रहते हैं। तुम्हारे काका जान बिज़नेस में पड़ गए हैं, बस ये फ़र्क है। उन्होंने इसी तरह धीमी आवाज़ में जवाब दिया कि उसे सुनने में दुश्वारी हुई। ये तो अच्छा खासा फ़र्क है। साफ ज़ाहिर है पापा ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उसने बड़े फ़ख्र से कहा। कोई शक नहीं। दिलावर अली ख़ान ने उसकी पुश्त थपथपाई और मुस्कुरा दिए। उन्हें पोती का इस तरह फ़ख्र करना शायद अच्छा लगा था। आपको खुशी नहीं होती कि पापा इतने काबिल हैं? उसने मासूमियत से सवाल किया। बेहद, बेइंतहा। रोशी ने चौंक कर उनका चेहरा देखा। दिलावर अली ख़ान की मुस्कुराहट, उनकी नरमी उसे शक में डाले दे रही थी। बारी कितने दिन के लिए गया है सिराय? उसने अपनी नज़रों का जाविया बदला। खैरियत, कोई काम है उससे? दिलावर अली ख़ान पूछने लगे। वो सबके काम का है, मगर मेरे किसी काम का नहीं है। उसने बुरा सा मुंह बनाया। ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है, बेहद मेहनती। हमें यकीन है वो यावर अली ख़ान की तरह बहुत तरक्की करेगा। रोशी को खुशगुमानियों के झोंके आने लगे, दिल बक्कियों उछलने लगा। क्या वो हमारा मुलाजिम है बाबा साहब? नहीं, दिलावर अली ख़ान के लहजे में कतईपन था। तो क्या हमारा रिश्तेदार है? उसने डरते डरते उनकी सूरत देखी। नहीं, लहजा हुनूस कतई था। तो क्या वो हमारे गांव का है? उसने फिर डरते डरते पूछा। मबादा दिलावर अली ख़ान पे दर पे सवालात करने से नाराज़ न हो जाएं। नहीं, उनका अंदाज़ बदस्तूर था। अब वो चाहने के बावजूद कोई नया सवाल न कर सकी। माहौल को बदमज़ा बनाना उस वक्त उसे मंजूर नहीं था। सर झुकाकर बेडशीट के मखमली फूलों पर उंगलियां फेरने लगी। उसका दिल चाह रहा था वो खुद से बारी के मुतालिक बात करे और वो देर तक उस बेमहर की बातें सुनती रहे। उसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक कर दरवाजे की सिम देखने लगी।
दिलावर अली खान ने मखसूस अंदाज में आने की इजाज़त दी। दरवाज़ा धकेल कर आने वाले यावर अली खान थे। गहरे सुरमई शलवार सूट और सफ़ेद वास्केट में वो बहुत स्मार्ट महसूस हो रहे थे। आओ भाई, तुम भी बैठो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिलावर अली खान बेटे को देखकर जैसे नए सिरे से ताज़ा दम हो गए। यही देखने आया, क्योंकि खासी देर हो गई उसे आपके पास आए हुए। वो हमेशा की तरह बराए नाम मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गए। बस बातें कर रहे थे। बाबा साहब ने मुस्कुराकर रोशी की तरफ देखा। बाबा साहब ने कुछ भी नहीं कहा पापा, रोशी ने खुशी से बताया। किस सिलसिले में? उन्होंने बात की तरफ देखा। कराची वाले सिलसिले में, रोशी ने जवाब दिया। दोनों बाप बेटे एकदम खामोश से हो गए। कमरे में गहरा सुकूत तारी हो गया। हमने अंदाज़ा लगाया कि तुम्हें अपनी खाला बहुत अच्छी लगी। बाबा साहब ने एक नया मौजू निकाला। हमारी अम्मी भी तो आपको अच्छी लगी थी, जब ही तो आप उन्हें हवेली में लाए थे। कोई आपको पसंद आ जाए, ये आसान बात तो नहीं। बस खाला भी उन्हीं की बहन है। वो मुस्कुरा रही थी। जाने क्यों बाप के सामने खाला का जिक्र करते हुए अब वो बहुत कॉन्शियस सी हो जाती थी। जवाब में दोनों तरफ खामोशी तारी रही। अच्छा, आप ये तो पूछें, मुझे उनकी क्या बात अच्छी लगी? उसने उनकी खामोशी से मजबूर होकर अपनी तरफ से सवाल तैयार करके उन्हें दिया। शायद इसलिए कि वो बहुत खूबसूरत हैं, दिलावर अली खान ने बहरहाल ख्याल जाहिर कर दिया। अरे नहीं बाबा साहब, खूबसूरत तो मामा बिल्ली भी बहुत हैं। बात यह है कि खाला कम उम्र होने के बावजूद भी बाकी औरतों की तरह मैच्योर है, और भी वो जितनी काबिल और लायक हैं वो अलहदा खुसूसियत है। फिर ड्रेसिंग और कलर कॉन्ट्रास्ट का बहुत सेंस है उन्हें। यावर अली खान बगौर उसके ख्यालात सुन रहे थे। आखिरी जुमले पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। तुमने देखा यावर, कितनी नापुख्ता है ये, किस कदर बचपना है। भला इसके फ़ैसलों पर भरोसा किया जा सकता है? उन्होंने बेटे की तरफ तायद तलब नज़रों से देखा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, यावर अली खान ने हाँ में हाँ मिलाई। खैर, इतनी तो बच्ची नहीं हूँ, उसने मुँह बना लिया। नहीं भाई, ये मतलब नहीं हमारा। पुख्तगी उम्र से नहीं, तजुर्बात से आती है, और तजुर्बात से इंसान आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है। तुम नरमी में पली हो, फूलों में सोई हो, अभी सोच अधूरी है। मोहब्बत करने वालों के फ़ैसले का एहतराम यही सोचकर करना चाहिए कि जो ये जानते हैं पीछे आने वाले अभी नहीं जानते। उसने कदरे खौफज़दा होकर बाप की शक्ल देखी। क्या ये सब इसलिए है कि उसका जहन किसी तब्दीली के लिए तैयार किया जा रहा है? ये इतनी देर से बाबा साहब जो इतनी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उसका गैर मामूलीपन तो उसने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। क्या पापा ने अपना हेडेक आपकी तरफ मुंतकिल कर दिया है? बेअंदाज़ा शक ने उसका रंग मुतग़य्यर कर दिया। वो बड़ी गहरी नज़रों से बारी बारी बाप और दादा का चेहरा देख रही थी। नहीं, हम अपने अपने मामलात खुद डील करते हैं, यावर अली खान ने अपनी मखसूस संजीदगी से जवाब दिया। वह जैसे उसके जहन पढ़ चुके थे और सोच सकते थे कि उसने ये बात किस बुनियाद पर कही है। अच्छा, तो खैर, ये वजह है खाला को पसंद करने की? वैसे वजह तो बहुत माकूल है। दिलावर अली खान ने फिर बात पलटी। एक और वजह भी है, उसने खासी संजीदगी से कहा। वो क्या? दिलावर अली खान ने बेसाख्ता पूछा, जबकि यावर अली खान ने उस तरफ सवालिया नज़रों से देखने पर ही इत्तफ़ा किया। उनसे मेरा खूनी ताल्लुक़ भी है। वो मेरी अम्मी की सगी बहन है, उसने बड़े दानिशमंदाना अंदाज में जवाब दिया। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ देखकर फिर खामोश से होकर बैठ गए। क्या यह माकूल वजह नहीं? उसने हैरत से दोनों की तरफ देखा। हाँ, बहुत माकूल वजह है, बल्कि यही वजह माकूल है, दिलावर अली खान ने जवाबन कहा। आइए बाबा साहब, ड्राइंग रूम में चलते हैं, बाकी बातें वहीं होगी। यावर अली खान उठ खड़े हुए। अभी से खाना? अभी तो बाबा साहब से खाला की और बातें करने को जी चाह रहा है, उसने कोफ भरे अंदाज में बताया। वहीं कर लेंगे। दिलावर अली खान न जाने क्यों मुस्कुरा रहे थे। यावर अली खान सुनी अनसुनी के अंदाज में बाहर निकल गए। रोशी ने छड़ी उठाकर बाबा साहब को थमाई। शायद पापा को खाला ज़्यादा पसंद नहीं आई, उसने अफसुर्दगी से कहा। वो क्यों? दिलावर अली खान चप्पल पाँव में डालते डालते उसकी तरफ देखने लगे। वो यूं कि जो भी खाला की बात हुई वो बात किसी और तरफ मोड़ देते हैं, उसने बड़े वसूख से जवाब दिया, जैसे उसे अपने अंदाजे पर 100% यकीन हो। अच्छा, मगर हमें अंदाज़ा है कि ऐसा नहीं है। वो उठ खड़े हुए। वो उनके पीछे पीछे चल रही थी और बड़ी गहरी सोच में थी। गुरेज का नहीं कायल हयात से, लेकिन जो सच कहूँ तो मुझे मौत नागवार नहीं। आरिफ लाल खान के घर वापस आ चुका था। लाल खान उसे सहारा देकर बिठा रहा था। इतनी देर लगा दी आपने, जल्दी करें। ऐसे ताज़ा ताज़ा कलियों के गजरे बांधे थे, सब मुरझा रहे हैं। बालों कनकर के लश लश करते सुनहरे काम वाले दुपट्टे और कुर्ते शलवार में शोला व ज्वाला बनी दरवाजे में इस्तादा थी।
भारी काम के खासे कीमती सूट ने उसे एक अनोखी सी झप बख्श दी थी। सलीके से किए हुए मेकअप ने उसके गंदमी रंग वाले चेहरे पर बला की ताजगी महसूस हो रही थी। ज़रा उस बेचारे का इंतज़ाम तो कर दूँ ताकि आराम से सो जाए, लाल खान ने पलटकर बालों से कहा। सारे मोहल्ले में सबसे पक्की सहेलियों में सायरा की। वो तो मुझे बहुत पहले उसके पास चले जाना चाहिए था। बारात के बाद पहुंचूंगी तो कितना नाराज़ होगी। बालों ने आरिफ के सामने पहली मर्तबा खुलकर लाल खान से बात की थी। हाँ हाँ चल रहे हैं, अब देखो ना, मरीज़ को बगैर इंतज़ाम के छोड़कर भी तो नहीं जा सकता, उसने रसानियत से जवाब दिया। ये तो मुस्तकिल किस्म के मरीज़ हैं, अब क्या हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं? बालों की आवाज़ आहिस्ता थी मगर लाल खान गड़बड़ाकर एकदम सीधा हो गया। कैसी बातें कर रही हो, चलते हैं अभी, तुम ख्याल न करना आरिफ। लाल खान खज्जल सा हो रहा था। अरे नहीं यार, हम तो हर तरह के मिजाज के आदी हैं। वह दिल में के सदमे दूँ या जी में के सब सह लूँ, उनका भी अजब दिल है, मेरा भी अजब जी है। वाहिस्तगी से हंस दिया। बालों ने मस्खारे से बोझल पलके लखते भर को उठाई। मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, आप जल्दी आ जाएं। गाड़ी से मुराद लाल खान की सुजुकी कैनरी थी जो अभी घर के अहाते में मौजूद थी। एक गिलास पानी में ग्लूकोज मिलाकर यहाँ मेज़ पर रख दो। पानी तो वैसे रखा है यहाँ, फिर भी ग्लूकोज मिला पानी भी रख जाते हैं। तुम फिक्र न करना, मैं तुम्हारी भाभी को छोड़कर जल्दी आ जाऊँगा, वो उसे तसल्ली देने लगा। बालू निहायत बददिली से ग्लूकोज पानी में मिला रही थी। चम्मच के शोर से उसके दांत पीसने का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। तुम्हारी भाभी की बड़ी अजीज़ सहेली है, इसलिए जल्दी मचा रही है, वरना तुम्हें तो मालूम है कितना ख्याल करती है तुम्हारा। लाल खान वजाहत दर वजाहत के अमल से गुजर रहा था। मैं तो समझ रही थी कि जल्दी संभल जाएंगी, इतनी महंगी दवाइयाँ, इतना आराम, पर लगता है इन्हें ठीक होने का खुद शौक़ नहीं है। और जब इनकी ये हालत हमेशा के लिए है तो काम क्यों रोकें? ये अपने हिसाब से चलते हैं, हम अपने हिसाब से। बालों ने कुर्सी पर रखा पर्स उठाते हुए निहायत कड़वे लहजे में कहा। मारे ताज्जुब के लाल खान की आंखें परेशानी पर जा लगी। वो बेजुबान सी बीवी को यूं देखने लगा जैसे शक हो कि यह बालो ही है। तुम क्यों परेशान हो गए लाल खान? इंसान सुख और खुशी के मौसम गुजार रहा हो तो हम जैसे लोग माहौल बदमज़ा करने लगते हैं। खुश लोगों की तबीयत पर बोझ पड़ता है, मज़ा ख़राब होता है। और क्या कहा है शायर ने, हमसे कहते हैं चमन वाले, अजीबां चमन, तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। बताओ यार, ये हाल है। चमन वाले तो हमारे ठिकाने का नाम भी अपनी मर्ज़ी का चाहते हैं। उन्हें नाम अच्छा ना होने पर ही एतराज़ हो गया। वो हंस दिया। तुम कोई ख्याल न करो आरिफ यार, हम यार हैं तुम्हारे आखिरी सांस तक। कभी जी बुरा ना करना मेरी तरफ से, और आज के बाद तुम्हें अपनी भाभी से शिकायत भी नहीं होगी। लाल खान ने उसका हाथ अपने हाथों में दबाकर तसल्ली दी। तो हम भी तुम्हारे यार हैं, कदरदान, वफ़ा शनास, वफ़ादार। अब ऐसे कच्चे भी नहीं कि ज़रा सी बात पर खफा हो जाएं। हमारे साज और सामान में एक वफ़ा ही तो बची है। हालांकि इस ज़माने में इस अनमोल शय की कोई कदर नहीं। मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफ़ा का नाम। हम भी खड़े होंगे गुनहगार की तरह। बड़ी ख्वार है वफ़ा। जाओ यार, देर हो रही है। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे कि मेरी वजह से देर हुई। बालों माथे पर शिकने डालकर बाहर निकल गई। आरिफ के शाने पर थपकी देकर लाल खान भी उसके पीछे पीछे निकल गया। बालों ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठकर खटाक से दरवाज़ा बंद कर लिया, जिससे जाहिर होता था कि उसका मूड सख्त ख़राब है। लाल खान ने गाड़ी बाहर निकाली, फिर गाड़ी से उतरकर गेट में ताला डाला। हालांकि अगर बालो चाहती तो ये काम खुद भी कर सकती थी। गाड़ी बाहर आने के बाद ताला डालकर भी बैठ सकती थी, ना कि अंदर खड़ी गाड़ी में बैठ गई थी। आजकल तो बाराती बहुत देर में पहुंचती हैं, तुम मूड ठीक कर लो। लाल खान दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे मनाने के अंदाज में कहा। बालों ने मुंह खिड़की की तरफ फेर लिया और खामोश रही। खुशी में हिस्सा तो सभी ले लेते हैं, दोस्त को दुख में इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत एहसान है उसके मुझ पर। मेरे भाइयों ने तो समझो भीख ही मंगवा दी थी। खून के रिश्तों से दगा देखी है मैंने, और गैर होकर वफ़ा की है उसने। एक एहसान तो उनका मेरी जान पर भी है, भारी एहसान। बालों के लहजे में अंगारे सुलग रहे थे। वो क्या? लाल खान ट्रक ड्राइवर जैसी रैश ड्राइविंग कर रहा था। उसके असाब पर यह बात सवार थी कि उसकी वजह से बालों का मूड ख़राब है। आपसे मेरी शादी कराई है, ये एहसान तो मैं कभी भी उतार नहीं पाऊंगी। उसका लहजा जहर जहर हो रहा था। गाड़ी की अंदरूनी लाइट ऑफ थी और सड़क भी तारीक। लाल खान की हसासियत उसके पेट से दुगनी मोटी थी। हाँ हाँ हाँ, उसने अपना मखसूस बेहंगम कहकहा लगाया।
अरे जाने लाल खान, ये एहसान उसने तुम पर नहीं हम पर किया है, इसी वजह से तो उसकी खिदमत कर रहे हैं। ज़िंदगी इतनी रंगीन भी होती है, अंदाज़ा नहीं था। लाल खान की आवाज़ जज्बात से बोझल हो गई, बालों के हलक में आंसुओं के गोले अटकने लगे। उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। आपको पता है कि जब दिल बेहद खुश होता है तो क्या महसूस होता है? उसकी आवाज़ कर्ब से चूर चूर थी। हाँ भाई, हर तरफ फूल खिलते हैं, ज़िंदगी बड़ी हल्की हो जाती है। मौत से बड़ा खौफ आता है, मरने को तो दिल ही नहीं चाहता। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। कर्फ्यू हंगामे होते थे, मैं परवाह नहीं करता था, बाहर निकल जाता था। यार दोस्त कहते थे गोली वोली लग जाएगी किसी दिन, बड़ा सुरमा बना फिरता है। अपनी परवाह ही नहीं करते थे, मगर अब मौत से डर लगता है। दिल चाहता है बड़ी उम्र हो और तुम्हारा साथ हो। शौहर रोमानवी मूड में हो, तन्हाई हो, औरत सजी बनी उसके करीब हो तो लतीफ़ हसासियत खुदकार तरीके पर जाग पड़ती है कि इस ताल्लुक़ में दुनिया का खौफ भी तारी नहीं हो सकता। दिलो ज़हन भरपूर आज़ादी के एहसास से रवा पानी की तरह गुजरते हैं। नौ बिहाता के तो रोम रोम में कौसे कज़ा टूटती है, मगर वो पत्थर के बूंद की तरह साकित थी। लाल खान के शगुफ्ता मूड का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। भाई, जब शौहर मौत वौत की बातें करता है तो आमतौर पर औरतें बड़ा दहलती हैं और अल्लाह ना करे 10 बार कहती हैं, और तुम हो बैठी हो जैसे तुम्हें मेरी मौत ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं। लाल खान अपनी जहालत की वजह से खासा महजूज था। अब भी हंसकर कह रहा था। बालो फिर भी खामोश रही। आज तुम्हारी सहेलियों में सबसे अच्छा जोड़ा तुम्हारा होगा। किस्मत वाले ही पहनते हैं अच्छे जोड़े। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो महबूब क्लॉथ और सनाउल्लाह के यहाँ भारी भारी जोड़े देकर सोचा करता था, जब मेरी शादी हो जाएगी तो अपनी बेगम के लिए यहीं से कपड़े लिया करूँगा। बड़ी वैरायटी होती है वहाँ। अब किसी की शादी हुई तो इससे भी अच्छा सूट ला कर दूँगा। अगर मुझे तुमने बेटे की शक्ल में कोई तोहफ़ा दिया तो पूरे 10 तोले का सेट बनवाऊँगा। मादा परस्त इंसान के प्यार में पैमाने भी मादी ही होते हैं। लाल खान ने खुशी के आलम में मादियत पर अपनी मोहब्बत तोलना शुरू कर दिया और तोल तोल कर उसकी झोली की तरफ उछालता जाता। वो बदस्तूर खामोश रही। क्या बात है, अभी तक नाराज़ हो? देखो, अब अगर नहीं मानोगी तो बीच सड़क पर समझ रही हो ना। उसने फाइनल चोचला किया। बालो अपनी जगह पर दहल कर रह गई। आप जल्दी मत आइएगा, कभी अपने उस बेकार दोस्त के खातिर भूखे प्यासे चले आए। अगर खाने में देर हुई तो मैं अम्मा के यहाँ मंगाकर आपको खिला दूँगी, फारिग कर दूँगी जल्दी। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी अच्छी किस्मत बनाई है मौला ने अपनी। लाल खान इतने मामूली और मशकूक किस्म के अल्तफ़ात पर ही खुश हो गया। बालो जैसे अपनी ड्यूटी भुगता कर फारिग हो गई थी, दोबारा चुप साध कर बाहर देखने लगी। पीछे से गाहे बगाहे झूमर के कराने की आवाज़ आ रही थी। जब बहादुर है नहीं तो पोस्ट करने की ज़रूरत क्या है? दरिया बस्ती की हवेली का पिछवाड़ा नहीं है ये। वो सब जेल थी आपके लिए, ये सेंट्रल जेल है। ख़तरनाक किस्म के कैदियों में शामिल हो गई हैं आप। क्या तुक थी बाहर आने की? कौन से फूल खिले हुए थे उधर, जिन्हें देखने को तबीयत मचल रही थी? यकीनन भागने की कोशिश में होंगी। इसीलिए जब मैं अंदर होता हूँ तो बाहर कुत्ते खोल देता हूँ, ये सोचकर कि आप खुले हुए कुत्ते देखकर बाहर कदम रखने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर वो आप ही क्या। बारी को इस नए दर्द सिरे से बेहद कोफ्त हो रही थी। तुमने जानबूझकर खोले थे कुत्ते? झूमर कराई। जाहिर है इस तरह के काम गलती से तो नहीं होते, वो झुलाया। जब तुम्हें हवेली में चलते फिरते देखती थी तो यही महसूस होता था कि तुम और सबसे मुख्तलिफ हो, बहुत अच्छे हो। तुम्हारी शक्ल से लगता था। मैं सोचती थी आपको बैठे बैठे खाने पहनने को मिल रहा था, इसलिए नेमतों की कदर नहीं हुई। उसने बड़ी तफसील से मलामत किया। ऐसा लग रहा है जैसे बारी नहीं हवेली का कोई खान बोल रहा है। इस बार झूमर की आवाज़ बेहद तल्ख हुई थी। मुझे सारी हवेली में रोशी पसंद है। वो हवेली के मर्दों की तरह बहादुर है, दिन में किसी न किसी तरह मेरे पास आ जाती है। हालांकि कई मरतबा जफरी की अम्मी उस पर नाराज़ हो चुकी हैं। पता नहीं वो किस पर गई हैं, शायद अपनी माँ पर। झूमर बहुत धीमे धीमे अंदाज में कह रही थी। विंड स्क्रीन पर रोशनी नमूदार हो गई थी, खूबसूरत लिबास में तीखे तीखे तासरात के साथ, जिसके सतवा नाक में पड़ी हीरे की लौंग की चमक सीधी दिल पर पड़ रही थी। ये लौंग उसने पिछली बर्थडे पर पहनकर उससे कहा था। पता है बारी, सबसे कीमती तोहफ़ा इस बार हमें बड़ी अम्मी ने दिया है। कैसी लग रही है? वो इठलाई थी। आपसे बात करके पछताता हूँ। इस अंदाज में सहेलियों से बात करते, मैं आपकी सहेली नहीं हूँ। उसे लौंग के मामलात में ख़ुद को शामिल करना ज़रा निभाया था। ये ख़वातीनी बातें हैं, आखिर आपने मुझे समझ क्या रखा है। उसने भी अच्छी खासी खबर ली थी। आज ध्यान आ रहा है वो लौंग वाकई तुम्हारी नाक में बहुत सजती है। किस कदर दिलकश मंजर होता है जब नखवत से नाक चढ़ाती हुई तुम बेसरोपा बातें भी इस तरह करती हो जैसे कोई साइंस अपनी ताज़ा तरीन ईजाद पर बड़े एतमाद से
तबादला ख्याल कर रहा हो। तुम इस कार में मरीख पर जा रहे हो। पीछे से झूमर की तपी हुई आवाज़ आई। वो एकदम जैसे किसी मारवाड़ी दुनिया में ड्राइव करता रहा। बारी, मेरे पेट पर जो ज़ख़म है उसमें से बहुत खून निकल रहा है। झूमर की आवाज़ में बेबसी थी। बताइए मुझे क्या करूं? कार को हवाई जहाज़ में तो तब्दील करने से रहा, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। उसने जैसे ज़िद छोड़कर जवाब दिया। तकलीफ़ में तो मैं हूं, तुम्हें क्या? झूमर ने कराते हुए कहा। आप लेटी हुई हैं, इसलिए आपको सामने नज़र आने वाली लाइटें नज़र नहीं आ रही। बारी ने जैसे उसे तसल्ली दी। लाइटें तो मीलों दूर से भी नज़र आ सकते हैं, झूमर ने चिढ़ कर कहा। बारी का जी चाहा गाड़ी कहीं दे मारे। वह मुश्किल खुद पर कंट्रोल किया और खामोश रहा। गाड़ी में सुकूत तारी हो गया। काफ़ी देर गाड़ी अंधेरे में चलती रही, फिर रोशनी अंदर छन छन कर आने लगी। आखिर गाड़ी एक जगह रुक गई। मैं दुकानदार से किसी क्लिनिक का पता करके आता हूँ, बारी ने दरवाज़ा खोलकर उतरते हुए कहा। झूमर खामोश रही। बारी चंद लम्हों में वापस आ गया और दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली। गाड़ी चल पड़ी। 2-3 मिनट हुआ, फिर गाड़ी रुक गई। बारी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, फिर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। आइए। वो दरवाज़ा थाम कर खड़ा हो गया। झूमर उठ कर बैठ गई। बारी, मेरी टांग अकड़ रही है, मुझे सहारा दो। झूमर ने कर्ब से निचला होठ दबा लिया। बारी ने उसे सहारा दिया। झूमर उसका बाजू थाम कर बाहर आ गई और खड़ी होकर उसके बाजू से चिपक गई। वो उसे सहारा देकर अंदर क्लिनिक में लाया। बराए ख़वातीन वाले हिस्से में दाखिल हो गया। औरतों और बच्चों की तवील कतार सामने थी। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वो फ़ौरन ही बाहर की तरफ बढ़ा। आप क्या यहाँ औरतों में बेधड़क चले आए हैं? यहाँ पर्दे वाली औरतें भी हैं, एक ने उसे मुखातिब किया। मुझसे चला नहीं जा रहा। झूमर ने वजाहत के बजाय मजबूरी बताने पर इक्तफ़ा किया। तो फिर वो आपको मर्दों की तरफ ले जाते। बुढ़िया तड़क कर बोली। शायद झूमर के कीमती सूट और ज़ेवरात को देखकर बुढ़िया गुस्से के बावजूद आप जनाब से बात कर रही थी। झूमर से बैठकर बोलना मुहाल था। उसने आंखें मूंद कर टेक लगा ली। तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से उसने निचला होठ दांतों तले दबा रखा था। झूमर कौन है? अचानक एक तरफ से कंपाउंडर नमूदार हुआ। झूमर ने आंखें खोल दी और बमुश्किल उठ खड़ी हुई। जी मैं हूँ। आइए, आप साथ वाले पोर्शन में आ जाइए, डॉक्टर साहब वहीं आपको देखेंगे। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। झूमर बमुश्किल चलती हुई दरवाजे की सिम बढ़ी। तमाम औरतें खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। लो बताओ, सबसे आखिर में आई हैं और सबसे पहले चल दी। पैसे का खेल है, जो पैसा रखता है वही सब जगह आगे होता है। हम बावले हैं, इतनी देर से बैठे हैं। अरे देखा नहीं, उसका मियाँ शक्ल से ही बड़ी पहुँच वाला लग रहा था। गरीब की तो हर जगह ही ख्वारी है। अम्मा, ये औरत बड़ी सी गाड़ी में बैठ कर आई है। एक बच्चा जो अभी भी बाहर से आया था औरतों के दरमियान बोल पड़ा। वो तो लग ही रहा है, हम तो पहले ही समझ गए थे। वही बुढ़िया सुलग कर बोली और कमीज़ उठाकर अपने कमर में बंधी कपड़े की थैली से 5 झालियाँ निकाल कर खाने लगी। झूमर ने मुल्क पोर्शन में दाखिल होते ही औरतों के जुमले सुन लिए थे। आइए बीबी, यहाँ लेट जाइए। डॉक्टर ने एक तरफ इशारा किया। ये तो कन्फर्म है ना कि कुत्ता पागल नहीं था? डॉक्टर बारी की तरफ मुड़ा। जी पागल नहीं था, पालतू है। आपका अपना कुत्ता है? डॉक्टर झूमर के करीब चला आया जो लेट चुकी थी। जी हमारा अपना कुत्ता है, बारी ने इत्मीनान से जवाब दिया। ताज्जुब है, आपके पालतू कुत्ते को मालिकों की समझ नहीं, अपनी मालकिन पर ही हमला कर दिया। डॉक्टर ने गर्दन मोड़कर बारी की सिम देखा। मर्द तो अमूमन घर से बाहर ही होते हैं, ज़्यादातर तो आपकी बेगम ही घर पर होती होंगी। उसे तो सबसे ज़्यादा उनकी पहचान होना चाहिए। डॉक्टर बेहद हैरान था। एक खौफ की लहर बर्फ़ बनकर बारी के खून में दौड़ने लगी। उसने बड़ी जहरीली नज़र से झूमर की सिम देखा, जिसके होश रुबा हुसन ने डॉक्टर को भी गैर ज़रूरी नरमी पर मजबूर कर रखा था। ये भाभी है मेरी। उसने ना चाहते हुए भी वजाहत करना पड़ी, मबादा डॉक्टर मज़ीद कुछ कह उठे। आई एम सॉरी, डॉक्टर ने कदरे शर्मिंदगी से कहा। कहाँ ज़ख़म है बीबी? हाथ रख कर बताइए। डॉक्टर अब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। झूमर ने पेट पर हाथ रखा तो बारी पर्दा उठाकर बाहर निकल गया। कभी बड़े दिल से बद्दुआ दी थी रोशान यावर अली खान। पूरी दरिया बस्ती और सराय में सिर्फ एक ज़ुबान ऐसी है जो मुझे बद्दुआ दे सकती है। वो एक तरफ बैठकर सोचने लगा। मालूम नहीं क़यामत दरिया बस्ती वापस आ गई या नहीं, हवेली में नए सिरे से ज़लज़ले शुरू हुए या नहीं। वो बेचारा नईम, वो नईम पर तरस खाने लगा। एकदम से एहसास हुआ कि नईम का जिक्र उसके दिल पर बहुत भारी पड़ता है। क्यों? वो खुद पसंद, खुद सर की दुनिया को बहिश समझने वाली, जिसका ख्याल है कि सारी दुनिया हवेली के बासियों की तरह रहती है। मसाइल और गम के तजुर्बात से लोग किस तरह गुजरते हैं, जिसके पास ये सोचने की फ़ुर्सत नहीं।
जो कभी दरिया बस्ती के किसी कच्चे घर में नहीं गई, जिसके बेडरूम का पोर्टेबल कलर टीवी ख़राब हो गया तो बिसोर कर बोली, बारी शहर जा रहे हो, ये टीवी बहुत तंग कर रहा है, बाबा साहब से पैसे लेते जाओ, आते हुए इंटरनेशनल कंपनी का लेके आना। और एक बार उसकी फिजूल खर्ची पर जब बड़ी अम्मी ने नाराज़गी से कहा था, पैसा कितना ही हो, घर बजट से चलाए जाते हैं, तो उसने ताज्जुब से कहा, फिर बाकी पैसों का क्या करते हैं? महीने में 10 बार पटवारी बाबा साहब को पैसे दिया करते हैं। चंद को छोड़कर हवेली की तमाम लड़कियों का ही ये हाल था। अजब मगन सी दुनिया थी उनकी। एक बार जब बिया ने कल्लो को मशवरा दिया कि 40 दिन तक सुबह शाम कंधारी अनार का जूस निकाल कर पिया करे ताकि उसका रंग साफ़ हो जाए, तो फरहान ने बदस्तूर हाजरीन को लतीफ़ा सुनाया था कि एक रोज़ क्लास में मिस ने बच्चों को मजमून लिखने को दिया जिसका अनवान था गरीब आदमी। एक बच्चे ने मजमून इस तरह से लिखा था, एक आदमी बहुत गरीब था, उसका बटलर भी गरीब था, उसका ड्राइवर भी गरीब था, उसका माली भी गरीब था कि बच्चों की गवर्नेंस तो बहुत ही गरीब थी। इस लतीफ़े पर कहकहों का तूफ़ान उठा था। बेचारी बिया नगोसी बन गई थी। इस बच्चे से कम बेखबर नहीं हवेली की लड़कियां। तो क्या वो मगरूर और बेहिस लड़की उसकी ज़ात की पाताल में उतर चुकी है? ये नहीं होना चाहिए। महज तुम्हारी वजह से मैं एक भले मानस से चिढ़ने लगूं जिससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसने नईम के बारे में सोचा। शायद ये जज्बा मेरे अंदर कहीं बकल मारे पड़ा सोता रहता, मगर कराची में तुमने मुझे हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर दिया है। आप यहीं काम करते हैं? एक उधड़ उमर ने उसे मुतवज्जा किया जो बहुत देर से उसका जायज़ा ले रहा था। वो चौंक पड़ा। जी नहीं, उसने बहुत आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। नीली बदरंग से अमेरिकन जीन्स और सफ़ेद शर्ट में मलबूस हवेली के बख्शे हुए एतमाद और अंदाज़ व नशिस्त की दौलत से वो मौजूद तमाम मर्दों में बेहद मुमताज़ नज़र आ रहा था। ये बड़ा छोटा सा कस्बा है, हमने आपको पहले कभी नहीं देखा, नए नए आए हैं। एक साहब ने उसकी सादत हासिल करना चाहिए। जी नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। आपको डॉक्टर साहब अपनी सीट पर बुला रहे हैं, उधर बराबर में। कंपाउंडर ने आकर उसकी जैसे जान बचाई कि उस वक्त उसका कतन मूड नहीं था कि किसी किस्म की भी गुफ्तगू करे। वो बड़ी तेज़ी से डॉक्टर के पास आया। जनाब, बात यह है कि ज़रूरी ट्रीटमेंट तो दे दी गई है, मगर आपको रोज़ाना चेकअप के लिए लाना होगा। रोज़ाना? उसे चक्कर सा आ गया। जी, ज़ख़म बहुत गहरा है, डॉक्टर ने जवाब दिया। जनाब, यहाँ कहीं फ़ोन की सहूलत है? अब उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। जी, बराबर में मेडिकल स्टोर है, वहाँ है ये सहूलत। मैं अभी आया। वो ये कहकर तेज़ी से बाहर निकला। मेडिकल स्टोर वाला इतनी दूर की कॉल पर बमुश्किल रज़ाबंद हुआ और ख़ासे भारी चार्जेस तलब किए। उस वक्त उसे हर बात कबूल थी। उसने नंबर डायल किया। दूसरी तरफ किसी खातून ने रिसीवर उठाया। भारी बात कर रहा हूँ, खान से कहिए। दूसरे ही लम्हे एयरपीस से तैमूर अली ख़ान की आवाज़ उभरी। तैमूर अली ख़ान स्पीकिंग। खान, मसला हो गया है, झूमर भाभी को कुत्ते ने बहुत ज़ख्मी कर दिया है। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? कस्बा अंगवारवाला से। डॉक्टर के पास लाया था। गुलबाज की तबीयत अब कैसी है? उसके जुमले मुख्तसर मगर मुकम्मल थे। अभी ठीक नहीं है, तुम फिक्र ना करो। और हमारी तरफ से उस नमक हराम को ये पैगाम पहुंचा दो कि हम अगर पहुंच गए तो बाकी कुत्ते उस पर खुद छोड़ देंगे। उस 2 टके की छोकरी ने हमारा बहुत कीमती वक्त बर्बाद किया है। हम सिर्फ बाबा साहब की खातिर उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मिजाज कैसे हैं उसके? अब क्या बकती है? वो नफ़रत आमेज़ लहजे में पूछ रहे थे। मैं क्या कह सकता हूँ खान? उसे नहायत माकूल जवाब देने की कोशिश की। ठीक है, हम कल दोपहर तक पहुँचेंगे, इत्मीनान रखो। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। बारी अदायगी करके मेडिकल स्टोर के मालिक से नज़दीकी किसी पेट्रोल पंप का पता करने लगा। तैमूर अली ख़ान को फ़ोन करके उसने ख़ुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया। सारी इमारत पर गहरी खामोशी का गिलाफ चढ़ा हुआ था। वो बाबा साहब के बदले हुए अंदाज पर सोच सोच कर शल हो चुकी थी। आने वाली किसी तब्दीली के अंदेशे ने उसकी नींद ही उड़ा दी थी। कहाँ तो पप्पा इतनी राजदारी बरत रहे थे, कहाँ ये कि बाबा साहब को सब पता है। क्या चक्कर है ये? वो उठकर खिड़की में आ खड़ी हुई। क्या मुझे पप्पा के ज़रिए बेबस कर दिया जाएगा? क्या पप्पा की मोहब्बत की मुझे कोई भारी अदायगी करनी पड़ेगी? मगर पप्पा तो ज़ुबान के बड़े पक्के समझे जाते हैं। फिर ये खिचड़ी सी क्या पक रही है? माँ, उसे ध्यान आया कि यावर अली ख़ान के बेडरूम के दरीचे भी रोशन हैं। पप्पा भी जाग रहे थे अभी तक। वो कुछ सोचकर खिड़की से हट गई। उसने बेड से दुपट्टा उठाया, पाँव में चप्पल डाली और बहुत आहिस्तगी से दरवाज़ा खुलकर बाहर आ गई। सियासी सूरत हाल क्योंकि बहुत कशीदा हो रही थी,
इसलिए आजकल इमारत पर पहरा भी सख्त था। बाहर गेट की तरफ से किसी जीप के रवाना होने के आवाज़ के साथ सिपाहियों की बातें करने की आवाज़ें थी, जिसकी वजह से यूँ महसूस हो रहा था जैसे रात ज़्यादा नहीं हुई, जबकि हकीकत ये थी कि रात का 1 बज चुका था। नपे-तुले कदम रखती हुई बेडरूम तक आई और दस्तक दी। कौन? यावर अली खान की थकी थकी सी आवाज़ आई। मैं हूँ पप्पा, रोशाने। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। गालिबन वो दरवाज़ा खोलने उठ खड़े हुए थे। हाँ जी, तो रोशाने के यहाँ 1 बज चुके हैं और मेरे यहाँ 2:30 बज चुके हैं। काफ़ी रात हो गई है और आज का एपिसोड रीड करने में मुझे बहुत दिक्कत आई क्योंकि प्रिंट बहुत ख़राब थी। पूरे अल्फाज जो थे वो मिटे मिटे थे। मुझे बहुत देख कर, सोच कर, समझ कर, अंदाज़े लगा लगा कर पढ़ना पड़ा। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने कोई सेंटेंस गलत रीड कर दिया हो तो मेरी बहुत माफ़ी। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे कोई और PDF मिल जाए, लेकिन मैंने चेक किया था, इसके अलावा और कोई PDF अवेलेबल नहीं था गूगल पर। तो ठीक है, हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। कहानी जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मेरा तो सस्पेंस ही ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं कब से कह रही हूँ सस्पेंस वाला नावल है, सस्पेंस वाला नावल है, और सस्पेंस है कि ख़त्म होकर नहीं दे रहा है। सस्पेंस बढ़ते ही जा रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। राइटर जो है वो हमें क्या कहते हैं, तजस्सुस में मार डालेंगी। ठीक है, हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा बाय।